जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू MCQ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। आज हम बात करेंगे मणिपुर हिंसा के कारणों की। आप देख रहे हैं कि मणिपुर में लगभग 80 से 85 दिनों से लगातार हिंसा जारी है। जो वहाँ से कुछ बेहद बहुत ही शर्मसार करने वाले वीडियो सामने आए हैं। इस वीडियो में कोकी समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया है। ये जब वीडियो वायरल हुए हैं तब पीएम मोदी ने इसकी बहुत ही निंदा की है, कड़ी निंदा की है और कहा है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और कहा है कि राज्यों को, हर राज्य को कड़े कदम उठाने चाहिए, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मणिपुर हो या राजस्थान हो, कोई भी राज्य हो। महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर किसी को भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ये जब से वीडियो वायरल हुआ है तब से बहुत ही भारत की बदनामी हो रही इस वीडियो की वजह से। तो जो सुप्रीम कोर्ट है इसने स्वतः संज्ञान लिया है इस मामले में, और जो हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और कुछ समय दिया है इस कार्रवाई के लिए। यदि उन्होंने कहा है कि यदि वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो स्वतः इस मामले को देखेंगे। तो हम लोग आज जानेंगे कि मणिपुर हिंसा से संबंधित जो कारण हैं उन सभी के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम मणिपुर को देख लेते हैं कहाँ पर है। मणिपुर ये भारत के जो है मणिपुर जो 7 सिस्टर्स नाम से 7 राज्य प्रसिद्ध हैं उनमें से एक है और ये भारत के पूर्वोत्तर इलाके का राज्य है मणिपुर। आप देख सकते हैं इसमें कि ये मणिपुर है, यहाँ पर ये मणिपुर बना हुआ है, ये मणिपुर है। और मणिपुर के उत्तर में क्या है? मणिपुर के उत्तर में यहाँ पर नागालैंड है, दक्षिण में आप देख सकते हैं मिजोरम है, पूर्व में म्यांमार, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, और पश्चिम में यहाँ पर असम है, याद रखिएगा। तो अब हम चलते हैं कि जो मणिपुर का हिंसा और कारण है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम मणिपुर का पहले पूरा परिचय जान लेते हैं कि मणिपुर ये क्या है। अभी हमने आपको बताया कि भारत के पूर्वोत्तर में स्थित राज्य है और ये 7 सिस्टर्स जो कहा जाता है पूर्वोत्तर में स्थित है, उनमें से एक राज्य है। और इसकी राजधानी क्या है? इम्फाल राजधानी है। कहाँ की? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। वर्तमान में अगर CM की बात की जाए यानी मुख्यमंत्री, तो वो हैं N वीरेन सिंह। क्या नाम है? N वीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की बात की जाए तो यहाँ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। क्या नाम है? अनुसुईया उइके नाम, ये याद रखिएगा। अनुसुईया उइके राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं N वीरेन सिंह। तो हमने आपको बताया था कि जो मणिपुर के उत्तर में कौन सा पड़ता है? नागालैंड है, दक्षिण में मिजोरम, पूर्व में म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और पश्चिम में असम है। मणिपुर का जो क्षेत्रफल है वो है 22,347 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मणिपुर राज्य का जो क्षेत्रफल है वो है 22,347 किलोमीटर स्क्वायर। और मणिपुर में कुल 16 ज़िले हैं, याद रखिएगा। मणिपुर में कुल 16 ज़िले हैं। यहाँ पे जो मूल निवासी हैं मणिपुर के मूल निवासी जो हैं वो मैते जनजाति के लोग हैं। कौन है? मैते जनजाति के लोग हैं, जिनका निवास किस में है? घाटी क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं। घाटी क्षेत्र में निवास करते हैं और इनकी जो भाषा है, भाषा कौन सी है? भाषा मेइती लोन है। मेइती लोन या इसे मणिपुरी भी कहते हैं। 1992 में इसे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। आप लोग ये बताइएगा कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुरी को 8वीं अनुसूची में 1992 में जोड़ा गया? आप बताइए। हम आपको बता चुके हैं। हमने आपको हिंदी वाले जब भाषा वाले बता रहे थे तब हमने उसमें बताया था कि 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया है। तो आप लोग इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि किस संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो भाषा इनकी मणिपुरी हो गई।
कौन से मूल निवासी, कौन से मैते जनजाति या मैतेई भी लिखते हैं, मैतेई, मैते, एक मिनट, हाँ, मैते जनजाति या मैतेई भी लिखते हैं। तो ये जनजाति है, यहाँ की मूल निवासी है और ये यहाँ के घाटी क्षेत्र में निवास करती है। यहाँ पर हम इससे पहले जान लेते हैं कि मणिपुर का जो लगभग, मणिपुर की जो पूरा प्रदेश है उसका जो 10% हिस्सा है वो इम्फाल जो राजधानी है वो कवर करती है, और यहाँ पर लगभग 57% जनजाति रहती है, और जो शेष 90% हिस्सा है उसमें पूरी 43% जनजाति रहती है। और ये जो 10 इम्फाल जो है घाटी क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पे जो मैतेई जनजाति रहती है वो घाटी क्षेत्र में रहती है, और इनकी जो भाषा है मेइतेइलोन या इसे मणिपुरी भी कहते हैं। उसके बाद हमने आपको बता ही दिया है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह हैं, और यहाँ की जो राज्यपाल है वो हैं अनसुईया उइके। एक बात और जान लीजिए कि जो मणिपुर है एक बहुत ही संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है, क्योंकि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो एक किससे, म्यांमार से लगती है, तो एक बहुत ही संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है। और मणिपुर का अर्थ हम जान लेते हैं कि मणिपुर का अर्थ है, उसे कहते हैं आभूषणों की भूमि। मणिपुर का जो शाब्दिक अर्थ है उसे कहते हैं आभूषणों की भूमि। ये बताना हम शुरुआत में भूल गए थे, तो याद रखिएगा। और अब हम मणिपुर के बारे में और जान लेते हैं क्या है कि इसके जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में नागा व कुकी जनजाति रहती है। तो मेन यहाँ पे कौन 3 जनजातियों को निवास है, एक मैतेई जनजाति जिसे मूल निवासी भी कहते हैं, इसके अलावा एक नागा जनजाति और एक कुकी जनजाति इनका निवास है, जिनमें से मैतेई जनजाति हमने कहाँ बताया, घाटी क्षेत्र में, और पर्वतीय क्षेत्रों में नागा और कुकी जनजाति रहती है। अब हम ये जान लेते हैं कि भारत में विलय कब हुआ था। भारत में जो विलय हुआ था मणिपुर का 15 अक्टूबर 1949 को हुआ था, लेकिन इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलता है, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है 21 जनवरी 1972 को। तो 15 अक्टूबर 1949 को भारत में विलय हुआ था मणिपुर का, लेकिन इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, 21 जनवरी 1972 को। अब हम जान लेते हैं कि मणिपुर राज्य की जो विधायिका है वो कैसी है। मणिपुर राज्य की विधायिका एक सदनीय विधायिका है। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि द्विसदनीय विधायिका है, मतलब यहाँ पे विधानसभा भी रहती है और विधान परिषद भी रहती है, लेकिन मणिपुर में एक सदनीय विधायिका है। यहाँ पे मात्र विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं, विधानसभा में सीटें हैं 60 सीटें हैं विधानसभा की, याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो मात्र 2 लोकसभा की सीटें हैं, और राज्यसभा की सीटों की बात की जाए तो मात्र 1 राज्यसभा की सीट है। तो याद रखिएगा यहाँ पर विधायिका कैसी है, विधायिका जो है एक सदनीय है, 60 सीटें हैं, और लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है। और यहाँ का जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है, इसका हाई कोर्ट मणिपुर हाई कोर्ट ही है, और ये शायद इम्फाल में स्थित होगा क्योंकि राजधानी में अधिकतर स्थित रहता है। और यहाँ की जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार ये 79.85% है, यानी 79.85%। अब हम चलते हैं यहाँ पर अर्थव्यवस्था के आधार जान लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो कृषि, यहाँ पर कृषि और कृषि आधारित उद्योग जो हैं वो अर्थव्यवस्था के आधार हैं। तो अब हम जान लेते हैं कृषि में क्या है। कृषि में जो है, जो पहाड़ी ढाल होते हैं, हमने बताया पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी ढालों में किसकी खेती होती है, चाय की खेती होती है। और जो मैदानी क्षेत्र, मतलब मैदानी के घाटी वाले क्षेत्र कहा जाए, घाटी वाले क्षेत्र में धान की खेती होती है। तो जो अर्थव्यवस्था का आधार है कृषि और कृषि आधारित उद्योग हैं, पहाड़ी ढालों पर चाय और घाटी में धान की खेती होती है। इसके अलावा हम मणिपुर के बारे में जान लेते हैं कि मणिपुर में प्रसिद्ध लोकटक झील है। कौन सी झील है, लोकटक झील है। और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो विश्व का पहला तैरता राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो केबुल लामजाओ भी कहाँ पर है,
ये भी मणिपुर में ही है। तो प्रसिद्ध लोकटक झील यहाँ पर स्थित है। और ये जो प्रसिद्ध लोकटक झील कहाँ पर, कौन से ज़िले में स्थित है, तो याद रखिएगा चूड़ाचांद ज़िले में स्थित है। याद रखिएगा, चूड़ाचांद ज़िले का नाम याद रखिएगा, आगे आएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, मतलब आगे चलते हैं। मणिपुर को क्या कहा जाता है? मणिपुर को देश की आर्किड बास्केट कहा जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा, देश की आर्किड बास्केट किसे कहते हैं? देश की आर्किड बास्केट कहते हैं मणिपुर राज्य को। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आर्किड पुष्प है इसकी लगभग 500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। याद रखिएगा, 500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसी प्रकार एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पे सिराई लिली नाम का एक पुष्प होता है, सिरोई लिली नाम का एक पुष्प होता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि जो पुष्प है पूरे विश्व में मात्र मणिपुर राज्य में ही पाया जाता है। कहाँ पर? मात्र मणिपुर राज्य में ही पाया जाता है सिरोई लिली नाम का पुष्प। इसकी विशेषता क्या है? सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसमें 7 अलग अलग रंग दिखाई पड़ते हैं। और ये जो सिरोई लिली है इसी के नाम पर एक वो क्या होता है, उत्सव होता है जिसे सिरोई लिली फेस्टिवल नाम से जाना जाता है। सिरोई लिली फेस्टिवल नाम से जाना जाता है। ये किस ज़िले में होता है? उखरूल ज़िले में। उखरूल ज़िले में, मणिपुर के उखरूल ज़िले में सिरोई लिली नाम से फेस्टिवल होता है। तो इसे भी याद रखिएगा, किसको? मणिपुर देश की आर्किड बास्केट भी कहलाता है। और यहाँ पे मणिपुर में विशेष प्रकार का पुष्प सिरोई लिली होता है और इसी पुष्प के नाम पर सिरोई लिली फेस्टिवल मनाया जाता है। उखरूल ज़िले में सिरोई लिली जो पुष्प है विश्व में मात्र मणिपुर में ही होता है और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसमें 7 रंग देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम यहाँ मणिपुर का जो राजकीय खेल है वो पोलो है। मणिपुर का राजकीय खेल पोलो है और पोलो का उद्भव भी मणिपुर राज्य से ही माना जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं, मणिपुर की जो हिंसा है उसके बारे में बात करते हैं कि मणिपुर की जो हिंसा है क्यों भड़क रही है। हमने आपको बताया कि मणिपुर की जो हिंसा है लगभग 83 दिनों से लगभग यहाँ पर मणिपुर हिंसा में जल रहा है और यहाँ से बेहद शर्मसार करने वाली वीडियो आए हैं, हमने आपको बताया है। और केंद्र सरकार ने यानी पीएम मोदी ने इस घटना की निंदा की है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। तो अब हम जानते हैं कि मणिपुर जो हिंसा है उसके बारे में जानते हैं। मणिपुर जो हिंसा है इसके बारे में थोड़ी डिटेल से जानते हैं, लेकिन थोड़ी पहले इसके कारण ढूंढते हैं कि जो मणिपुर में पहले भी 2 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कब कब लग चुका है मणिपुर में 2 बार राष्ट्रपति शासन? 17 अक्टूबर 1969 से लेकर 22 मार्च 1972 तक। कितने दिन के लिए लगा था? 2 साल 157 दिन के लिए ये राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ये क्यों लगा था? ये लगा था पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग के लिए ये राष्ट्रपति शासन लगा था। इस समय हिंसा हो रही थी तो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो ये हिंसा क्यों हुई थी? पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर। आगे चलते हैं, दूसरी बार कब लगा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन? ये लगा था 31 दिसंबर 1993 से लेकर 13 दिसंबर 1994 तक ये लगा था राष्ट्रपति शासन। और इस बार राष्ट्रपति शासन लगने की क्या कारण था? कारण था नगा व कुकी समुदाय के बीच हिंसा भड़क उठी थी, इसलिए यहाँ पर इस वजह से राष्ट्रपति शासन लगा था 347 दिनों के लिए। आगे चलते हैं, अब हम इसके कारण ढूंढते हैं। कारण हमें जो ढूंढना है वो इसकी भौगोलिक स्थिति से हमें समझ में आएंगे। तो हमने आपको बताया था कि राजधानी इसकी क्या है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और हमने आपको बताया था कि इम्फाल जो है पूरे प्रदेश का लगभग 10% हिस्सा है। मतलब जो ये राजधानी इम्फाल है पूरा जितना क्षेत्रफल है उसका लगभग 10% हिस्सा इम्फाल है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन इस 10% हिस्से में कितनी आबादी निवास करती है? यहाँ पे निवास करती है लगभग इस 10% हिस्से में
57% आबादी निवास करती है और शेष जो 90% हिस्सा है वो पहाड़ी हिस्सा है। तो यहाँ पर लगभग 43% आबादी निवास करती है। यह आपने जान लिया कि इम्फाल 10% है पूरे मणिपुर का और यहाँ पर 57% आबादी निवास करती है और जो बाकी हिस्सा है वो पहाड़ी इलाका है 90%, जहाँ पर प्रदेश की 43% आबादी निवास करती है। तो हमने आपको ये बताया था कि इम्फाल का जो इलाका है वो घाटी वाला इलाका है। तो जो इम्फाल का घाटी वाला इलाका है यहाँ पे मैतेई समुदाय की संख्या ज़्यादा है। कितनी संख्या ज़्यादा, मतलब यहाँ पे इनकी संख्या ज़्यादा है और ये जो समुदाय है इनके ज़्यादातर लोग हिंदू हैं। अब हम मैतेई समुदाय के बारे में जान लेते हैं। मैतेई समुदाय का मणिपुर की आबादी में कुल 53% हिस्सेदारी है। याद रखिएगा 53% हिस्सेदारी है, मतलब आधे से ज़्यादा भी यहाँ पे मैतेई समुदाय के लोग ही रहते हैं मणिपुर में और ये ज़्यादातर हिंदू हैं। और जो मणिपुर के हमने आपको बताए थे कि 60 विधानसभा सीटें हैं, तो यहाँ के जो 60 विधायक हैं उनमें से 40 विधायक मैतेई समुदाय से ही आते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी और पहाड़ी इलाका है, हमने बताया कि 90% इलाका है जहाँ पे 43% जनसंख्या निवास करती है। उसमें क्या है, उसमें नगा व कुकी जनजातियाँ जो लगभग 33% हैं, है और ये लोग मुख्य रूप से क्या हैं, ईसाई हैं। तो याद रखिएगा जो दूसरी और पहाड़ी इलाकों में नगा व कुकी जनजातियाँ जो लगभग 33% हैं और मुख्य रूप से ये लोग क्या हैं, ईसाई हैं। इसके अलावा मणिपुर में 8% आबादी के साथ मुस्लिम व सनमही समुदाय, याद रखिएगा मुस्लिम और सनमही समुदाय भी निवास करता है। तो अब ये कारण क्या है कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है, तो ये जो कारण जो है भारतीय संविधान का जो आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 371C है उसके तहत मणिपुर की जो पहाड़ी जनजातियां हैं इन्हें विशेष दर्जा मिला हुआ है, विशेष दर्जा व सुविधाएं मिली हुई हैं जो मैतेई समुदाय को नहीं मिलती। तो मैतेई समुदाय को क्यों नहीं मिलती, क्योंकि वो घाटी वाले क्षेत्र में निवास करते हैं, इसलिए उन्हें पहाड़ी जनजातियों की विशेष दर्जा और सुविधाएँ नहीं मिली हैं। तो क्या होता है इससे, तो इससे जो मैतेई समुदाय वाले लोग हैं उन्हें पहाड़ी इलाकों में, तो इससे क्या होता है जो मैतेई समुदाय वाले लोग हैं क्योंकि वो घाटी क्षेत्र में निवास करते हैं, तो और पहाड़ी इलाकों वालों को क्या मिला हुआ है, अनुच्छेद 371C के तहत विशेष दर्जा व सुविधाएं मिली हुई हैं। तो जो मैतेई समुदाय के लोग हैं वो पहाड़ी इलाकों में ज़मीन खरीदकर बस नहीं सकते, जबकि जनजातियों पर घाटी में बसने या ज़मीन खरीदने पर कोई रोक नहीं है। तो इससे जो मैतेई समुदाय हैं और अन्य जो कुकी और नगा समुदाय हैं इनके बीच वैसे भी मतभेद होते रहते हैं इस मामले को लेकर। अब हम हिंसा की शुरुआत के बारे में बात करते हैं कि हिंसा की शुरुआत किस प्रकार हुई। तो हिंसा की शुरुआत हुई, मौजूदा जो तनाव है वो चूड़ाचंदपुर, हमने आपको बताया था ना चूड़ाचांदपुर पर क्या है, लोकटक झील स्थित है, तो वही चूड़ाचांदपुर या चूड़ाचंदपुर जिला, इसी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो मौजूदा तनाव है इसकी शुरुआत चूड़ाचंदपुर ज़िले से हुई। यहाँ पे जो ये चूड़ाचंदपुर ज़िला है यहाँ पे क्या है, कुकी आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है। याद रखिएगा कुकी आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है चूड़ाचंदपुर ज़िले में। अब हम देखते हैं किस प्रकार घटनाक्रम आगे बढ़ता गया और मणिपुर हिंसा की चपेट में आ गया। तो हम इसमें क्या होता है, तो द इंडिजेंस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने एक गवर्नमेंट लैंड सर्वे हो रहा था, उसके विरोध में 8 घंटे का इन्होंने बंद ऐलान किया। क्या हुआ था कि जो एक गवर्नमेंट का लैंड सर्वे हो रहा था उसके विरोध में द इंडिजेंस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने 8 घंटे का बंद ऐलान किया और ये बंद कुछ समय बाद हिंसक रूप ले लेता है। क्या ले लेता है, हिंसक रूप ले लेता है। और यही जब ये हिंसक रूप ले लेता है तो उसी रात को एक तुईबोंग इलाका है वहाँ पे वन विभाग का ऑफिस था, उसे उपद्रवियों द्वारा जला दिया जाता है, आग के हवाले कर दिया जाता है। किस इलाके में, उसी रात को
तुईबोंग इलाके में उपद्रवियों द्वारा वन विभाग के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, कुकी समुदाय व पुलिस आमने सामने आ जाते हैं। ठीक है, कुकी समुदाय और पुलिस आमने सामने आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इस घटना के ठीक लगभग 5 दिन बाद 3 मई 2023 को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। किसने निकाला? ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ठीक है, ये एकता मार्च इन्होंने क्यों निकाला? ये आदिवासी एकता मार्च इन्होंने क्यों निकाला? इन्होंने निकाला कि जो मैतेई समुदाय है उन्हें एसटी का दर्जा देने के विरोध में इन्होंने ये मार्च निकाला। अब हम यहाँ पे बता देते हैं कि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के विरोध में इन्होंने क्यों मार्च निकाला। मतलब मैतेई समुदाय को यहाँ पे एसटी का दर्जा मिलने के लिए जो मणिपुर हाई कोर्ट है उसने आदेश किया हुआ था, क्योंकि जो मैतेई समुदाय हैं बहुत समय से क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि हमें भी एसटी का दर्जा दिया जाए। तो जो मणिपुर हाई कोर्ट है उसने लगभग पिछले 10 साल की जो सिफारिश की जाती है अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा, उसको मंगाया। तो उसमें था कि मैतेई समुदाय को सिफारिश दी गई थी कि मैतेई समुदाय को एसटी वाले में शामिल किया जाए। तो उन्होंने, जो मणिपुर हाई कोर्ट है उसने फैसला दिया कि राज्य मैतेई समुदाय को क्या किस में शामिल करें, एसटी, उसमें एसटी कैटेगरी में शामिल करें। तो इसी का विरोध करने के लिए मैतेई समुदाय को एसटी में दर्ज एसटी का दर्जा देने के विरोध में किसने मार्च निकाला? ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। क्या निकाला? आदिवासी एकता मार्च। तो इससे क्या होता है कि मैतेई समुदाय के लोग भी उनके विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि भाई मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के विरोध में ये मार्च था। तो मैतेई समुदाय वाले भी खड़े हो गए कि हमें मिला है एसटी का दर्जा, तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो वो लोग इस विरोध में इसके विरोध में वो लोग भी खड़े हो गए। तो इस प्रकार जो मैतेई समुदाय के लोग थे एक तरफ, इस प्रकार 3 जो जनजातियाँ, प्रमुख जनजातियाँ, वो लोग आमने सामने आ गई। कि कौन कौन आ गई? एक तरफ मैतेई समुदाय था जिसे एसटी का दर्जा मिला हुआ था, और दूसरी तरफ था कुकी व नगा समुदाय, जो लोग मैतेई समुदाय को एसटी का जो दर्जा मिला हुआ था इसके विरोध में उन्होंने आदिवासी एकता मार्च निकाला था। तो ये जो 2 पक्ष बन गए यहाँ पे, मैतेई समुदाय का और दूसरा कुकी व नगा समुदाय का। तो ये लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए। तो देखते ही देखते पूरा प्रदेश हिंसा की आग में, हिंसा की लपटों से घिर गया। तो जब जो प्रमुख जनजातियाँ वही आपस में लड़ भिड़ जाएंगी, तो पूरा प्रदेश में यही 3 प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं। तो पूरा प्रदेश हिंसा की आग में जलने लगा, और लगभग पिछले 83 दिनों से ये हिंसा फैली हुई है। तो इस प्रकार हम यह जो मणिपुर हिंसा है इसकी हम 3 प्रमुख वजहें बता सकते हैं। कौन सी वजह बता सकते हैं? 3 प्रमुख कौन सी वजह बता सकते हैं? पहली वजह है मैतेई समुदाय के एसटी दर्जे का विरोध। हमने आपको बताया कि मणिपुर हाई कोर्ट के एक फैसले के अनुसार इन्होंने मणिपुर राज्य सरकार को कहा था कि मैतेई समुदाय को भी एसटी में शामिल किया जाए। तो इसके ये जो मैतेई समुदाय के एसटी दर्जे के विरोध में उन्होंने किसने, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। जिससे क्या हुआ, मैतेई समुदाय वाले लोग विरोध में खड़े हो गए, किसके? कुकी व नगा समुदाय के। और ये जो, हालांकि अब ये जो फैसला दिया था मणिपुर सरकार ने, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, और स्वयं भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ 3 जजों की बेंच में शामिल होकर इसकी सुनवाई कर रहे हैं। दूसरा क्या था? दूसरा यहाँ पर जो प्रमुख कारण सामने आता वो था कि सरकार की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई अभियान जो चलाया, इस बात ने इसमें जो ये हिंसा चल रही थी इसमें आग में घी डालने का काम किया। ये जो आरक्षण विवाद चल रहा था, इसी के बीच मणिपुर सरकार ने क्या किया कि अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। तो लोग और भड़क गए।
सरकार का जो पक्ष है, सरकार कहती है कि आदिवासी समुदाय जो संरक्षित जंगल हैं और वन अभयारण्यों में गैर कानूनी कब्जा करके अफीम की खेती कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पे आदिवासियों का कहना है कि ये हमारी पैतृक ज़मीन है, यहाँ पे हमने कभी भी कोई अतिक्रमण नहीं किया और हम यहाँ पर वर्षों से रह रहे हैं और यहीं पर हमारे जो पैतृक लोग अर्थात पुरखे लोग थे निवास करते रहे हैं। तो भी मणिपुर सरकार जो है, मणिपुर सरकार ने एक अभियान चलाया किसके तहत, मणिपुर फॉरेस्ट रूल 2021 था एक, उसके तहत अतिक्रमण हटाने के लिए मणिपुर सरकार ने इसी बीच एक अभियान शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, ये जो आरक्षण विवाद चल रहा था उसी बीच में लोग इस बात पे भी भड़क गए और लोग सरकार के खिलाफ यानी पुलिस के खिलाफ खड़े हो गए। इसके अलावा जो तीसरा यहाँ पे प्रमुख कारण निकल के आता है वो आता है कुकी विद्रोही संगठनों ने सरकार से हुए समझौते को तोड़ दिया। कुकी विद्रोही जो संगठन थे, इन्होंने 2008 में केंद्र सरकार के साथ एक समझौता किया था। किस मामले में, इन्होंने सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए समझौता किया था, तो इन्होंने इस समझौते को तोड़ दिया। कुकी जनजाति का क्या रहा है कि 2005 तक ये लोग सैन्य विद्रोह में शामिल रहे हैं। फिर मनमोहन सरकार जब आई थी, इन्होंने साल 2008 में सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए एक SOS एग्रीमेंट साइन किया था और इस एग्रीमेंट को साइन करने का क्या उद्देश्य था कि ये लोग राजनीतिक बातचीत को बढ़ावा देंगे, ना कि सैन्य कार्रवाई करके। तो इन्होंने ये जो समझौता था पिछले 10 मार्च को यानी 10 मार्च 2023 को इस समझौते को तोड़ दिया गया और ये जो संगठन थे, ये संगठन हथियारबंद संगठन थे, ये लोग भी हिंसा में शामिल हो गए, पुलिस और सेना पर ये लोग हमला करने लगे। तो इस प्रकार ये जो 3 बड़े कारण निकल के आते हैं, मैतेई समुदाय के ST दर्जे का विरोध करना और सरकार की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करना और कुकी विद्रोही संगठनों ने सरकार से हुए समझौते को तोड़ना, ये 3 प्रमुख जो है कारण निकल कर आते हैं मणिपुर हिंसा के। और इसी वजह से लगभग पिछले 83 दिनों से मणिपुर में हिंसा जारी है। और यहाँ पर आप जानते ही हैं कि बहुत ही शर्मसार करने वाले वीडियो सामने आए हैं और कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया। इस पर जो आरोप लगा है मैतेई समुदाय पर लगा है कि उन्होंने इस प्रकार के कुकृत्य को अंजाम दिया है। PM मोदी ने इस घटना की निंदा की है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। और अगर हम N वीरेंद्र सिंह की बात करें, इन्होंने एक जांच समिति का गठन किया है। जो मुख्यमंत्री हैं N वीरेंद्र सिंह, इन्होंने एक जांच समिति का गठन किया है और केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार से इस मसले पर रिपोर्ट मांगी है। तो दोस्तों देखते हैं कि समय आने पर ही ये पता चलेगा कि राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में जो जानकारी हमने आपको बताई, अगर आपको ये जानकारी समझ में आई हो और आपको मणिपुर हिंसा का जो कारण है वो अच्छी तरीके से समझ में आया, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।